बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको इनटू, ऑन टू, वन टू वन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में बताया था। तो ये एक्सरसाइज 2.3 है डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से। तो मैथमेटिक्स 2 या उसका दूसरा नाम है कि कैलकुलस, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 11 to 14 क्वेश्चंस हैं जो कि 1-to-1 फंक्शन के रिलेटेड है। उसने पूछे हुए हमसे कि क्या ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं। तो प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ मिस हो गई थी लास्ट पे, तो मैं इस वजह से इस लेक्चर के स्टार्ट में पहले बता रहा हूँ। बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। अब इसको 1-to-1 चेक करना है। आपको पता है 1-to-1 कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि या हम स्टार्ट करते हैं कि इमेजेस जो है वो इक्वल हैं, यहां से लेट करते हैं और एंड पे आंसर हमारे पास ये आना चाहिए कि उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो तब हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास 1-to-1 है, अगर ऐसा हो जाए तो। या फिर दूसरे केस में हम कहते हैं कि शुरू में उनके इमेजेस इक्वल नहीं हैं, तो एंड पे शो होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं हैं, तो तब भी हम बता सकते हैं कि वो 1-to-1 है। लेकिन मैंने आपको इक्वल वाला बताया था, तो इक्वल से स्टार्ट करता हूं। मैंने कहा कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और मैंने कह दिया कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब ये रियल नंबर कौन सा है? f सच डेट r गोज टू r। अब बच्चों, ये जो है x1 और x2 ये बिलोंग किससे कर रहे हैं? बच्चों, ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये इस सेट A के एलिमेंट्स हैं, x1 और x2, ठीक है। तो अब यहां पे अगर x1 आएगा तो यहां पे भी x1 आएगा, 3x1 माइनस 4। यहां पे अगर x2 आएगा तो ठीक, यहां पे अगर x2 आएगा तो यहां पे भी x2 आ जाएगा। देखो ना, यहां पे x2 लिखो आप तो यहां पे भी x2 आ जाएगा, 3x2 माइनस 4। ये कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू x2 ये शो हो गया। तो हम कह सकते हैं f इज 1-to-1 फंक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड, क्या ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले वही काम करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। x1 और x2 बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। तो अब ये रियल नंबर कौन से हैं? ये रियल नंबर बच्चों हमारे पास ये सेट A वाला है, मतलब डोमेन के एलिमेंट्स पुट किए हुए हैं, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो रेंज में से आएगा, मतलब सेकंड सेट B से आएगा। तो अब जब यहाँ पे x1 आएगा तो यहाँ पे x1 मॉड आ जाएगा, जब यहाँ पे x2 आएगा तो यहाँ पे x2 मॉड आ जाएगा। तो बच्चों, अब मॉड को खत्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। बेटा 2 दफा मॉड लिखा हो या 1 दफा मॉड लिखा हो तो आपने प्लस माइनस 1 दफा लगा देना है, या इसके साथ लगा दो या इसके साथ लगा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सेकेंडली स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि x1 या इक्वल टू x2 के होगा, या तो x1 इक्वल नहीं होगा माइनस x2 के। जारी बात है, ये वैसे लिखा हुआ है x1 इक्वल टू माइनस x2, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया कि नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट कि x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं f इज नॉट 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। एक कंडीशन तो होल्ड कर रही है, दूसरी भी होल्ड करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे f इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। तो इसी तरह बेटा आपने बाकी इसके 2 एग्जाम्पल्स करनी है, जो रिमेनिंग इसके जो रहते हैं हमारे पास क्वेश्चंस, वो आपने करने हैं। अब इसी एक्सरसाइज का 15 to 16 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन है। वो पूछता है हमसे कि बता देता है कि पहले A सेट दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। कहते हैं बताएं जी ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन उसने बता दिया पहले। ऑन टू की कंडीशन हमें पता है कि डोमेन जो होती है ना वो सेट A के इक्वल होती है फंक्शन की, और रेंज जो होती है वो सेट B के इक्वल होनी चाहिए। अगर तो है तो हम बोलेंगे ऑन टू। तो अब वो आपको पता है जो चीज़ पुट करते हैं वो डोमेन होती है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया पहले ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जो आंसर आता है आपको पता है वो रेंज होती है, ठीक है। मैंने वो भी लिख दिया सेट B के, ठीक है। अब देखना ये है कि बच्चों ये जो मेरे पास है, ये जो डोमेन बनी है, क्या वो सेट A के इक्वल बनती है? देखो जी A के इक्वल बनती है। और जो मेरे पास आंसर आया है 5, 7, 6, अब 7 2 बार लिखना था यहाँ पे, लेकिन 2 बार नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे पास सेट के अंदर एलिमेंट सिर्फ एक बार ही आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट की डेफिनेशन है, ठीक है।
तो अब ये देखें क्या सेट बी के इक्वल है, जी है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इसको देखते हुए कि हमारे पास फंक्शन ऑन टू है, या इस तरह भी बता सकते हैं कि आप ऐसे वही जैसे फंक्शन बनाते हो वैसे डिफाइन कर लो, मतलब 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसको ऐसे लिख लो, और फिर अटैचमेंट किसके साथ हुई है इधर लिख लो। पहले जो आंसर आए हैं 5 7 6, 5 7 6, इसमें भी 2 दफ़ा 7 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स एक दफ़ा आता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए सेट के अंदर। तो अब 1 की अटैचमेंट 5 के साथ, 2 की 7 के साथ, 3 की 7 के साथ और 4 की 6 के साथ, जिस तरह उसने बताया हुआ था वैसे लिखी मैंने, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास सारे एलिमेंट्स अटैच हो रहे हैं, मतलब ये डोमेन एलिमेंट्स हैं ए के इक्वल, और रेंज हमारे पास वो सेट बी के इक्वल आ गई है। ये रेंज है ना जिसके साथ अटैच हो गए, मतलब 1 अटैच हो गया 5 के साथ, 2 अटैच हो गया 7 के साथ, 3 अटैच हो गया 7 के साथ, 4 अटैच हो गया 6 के साथ। अब ये सारे के सारे रेंज है, ठीक है। ये रेंज है बच्चों, वो इक्वल किसके आ गई? सेट बी के। बी सेट हमारे पास क्या था? वो 5 6 7, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। एनी हो इसका जो 16 क्वेश्चन है बच्चों, आपने वो खुद ट्राई करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट अपने फंक्शन के प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आता है इनवर्स फंक्शन। ये क्या होता है बच्चों? ये भी बहुत आसान है। इनवर्स फंक्शन किसको कहते हैं बच्चों? याद रखिएगा, जब भी इनवर्स फंक्शन को आपने डिफाइन करना है ना, तो उससे पहले आपने डिफाइन आपके पास होना चाहिए कि फंक्शन बी बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो तभी जाके वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम स्टार्ट में कहते हैं कि फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो पहले बाइजेक्टिव है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने से पहले बच्चों आपके पास 2 चीजें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज कि जो आप स्टार्ट कर रहे हो इनवर्स फंक्शन को, तो जर्नल जो फंक्शन है पहले वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ये चीज एफ सच डेट ए गोज टू बी, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन पड़ी थी फंक्शन की, और मतलब हर सेट ए के हर एलिमेंट का इमेज सेट बी में मौजूद है। और दूसरे नंबर पर जो यहां पे कंडीशन ऐड हुई है वो है कि इसके साथ एंड ये एफ जो है बाइजेक्टिव भी होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव में 2 कंडीशंस आती हैं आगे, ठीक है। वो ये कि एक वो ऑन टू होना चाहिए फंक्शन, और दूसरे नंबर पर वो 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी 2 होल्ड करनी चाहिए, तो तब जाके हम इनवर्स फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो देन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, जिसको डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से, इज डिफाइंड बाय। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो जब f उधर जाएगा तो f ऐसे इनवर्स लिख सकते हैं ना, पीछे x रह जाएगा। तो यही बात उसने यहां लिख दी है। लेकिन फॉर ऑल स्मॉल y बिलोंग किससे करते हैं? कैपिटल Y से, ठीक है। और इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसने वो लिखा हुआ उलट, मतलब कि ये हमने कैसे लिखा? उसने कहा इफ एंड ओनली इफ, के यहां पे अगर एफ इनवर्स उधर जाएगा तो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा विच इज इक्वल टू वाई फॉर सम एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। यहां पे बच्चों जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ना ए टू बी, अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के लिए वो क्या लिख रहा है? वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख रहा है, ठीक है। जस्ट नोटेशंस है और कुछ नहीं है। अगर आप ए टू बी ही लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ पे फॉर ऑल स्मॉल वाई बिलोंग्स करना पड़ेगा हमें कैपिटल बी से, और यहाँ पे स्मॉल एक्स बिलोंग करना चाहिए था कैपिटल ए से। लेकिन क्योंकि वो डेफिनेशन में मैंने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने यहाँ से भी चेंज कर दिया एक्स और वाई। जस्ट नोटेशन से चेंज की और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन समझ आ गया ना कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है बच्चों? पहली बात कि फंक्शन वो खुद से होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पर वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव में आगे 2 कंडीशंस के अगर वो बाइजेक्टिव कब होगा? जब वो ऑन टू होगा और 1 to 1 होगा, और तब हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन तब। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एफ सच डेट आर गोज टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब एफ इज क्लियरली इंजेक्टिव, इन फैक्ट इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। मतलब बेटा वो ये लिख रहा हूं यहां पे मैं कि अब ये चीज जो है ना फंक्शन डिफाइन है आर टू आर, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये चीज जो है, ये फंक्शन जो है, ये चेक करना है कि क्या ये हमारे पास इनवर्स शो होता है इसका, ये नहीं होता। इसका क्या इनवर्स शो होता है? ये नहीं होता।
ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम दो चीजें देखेंगे कि क्या पहले ये फंक्शन जो है, क्या ये फंक्शन पहले ऑन टू है, फिर देखेंगे क्या 1 to 1 है। तो ये दोनों चीजें होल्ड करेंगी तब हम कहेंगे वो बाइजेक्टिव है। तो अगर बाइजेक्टिव है तो हमारे पास वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले मैं इसको चेक करूंगा। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में चेक करके बताया भी था आपको स्टूडेंट्स, अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो वो प्रीवियस लेक्चर खोल के देखे, वहां पे मैंने एग्जाम्पल को चेक किया था कि ये एग्जाम्पल जो है वो ऑन टू भी शो करती है और बच्चों वो 1 to 1 भी शो करती है। ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ये अगर दोनों होल्ड कर रही हैं तो ये बाइजेक्टिव होगा। अगर बाइजेक्टिव होगा तो हमारे पास जाहिर बात है कि वो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, एग्जांपल भी क्लियर होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या होता है बेटा? वर्ड जो पॉलिनोमियल होता है ना हमारे पास, ये जो वर्ड पॉलिनोमियल होता है उसको कैसे देखते हैं? ए फंक्शन एफ इज पॉलिनोमियल होगा इफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू। अब वर्ड पॉलिनोमियल जो होगा स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां पे पहले पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल की ऐसा अल्जब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो होल नंबर हो। होल नंबर किसको बोलते हैं बच्चों? जो कि स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल की पावर है, ये देखो अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ठीक है, ये अल्जब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने +1। ठीक है, तो इसमें हम देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हम देखेंगे इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 0, 1, 2, 3, तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह मैं लिखता हूं अगर x की पावर 3/2 जमा x की पावर 2 जमा 5। ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल की पावर हमारे पास होल नंबर नहीं है। यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर लिखा जाए x की पावर x + 1, क्या ये अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है? बेटा है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर, क्या ये पॉलिनोमियल है पहले? ठीक है, तो इसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 लिखी, मतलब होल नंबर है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। अच्छा बेटा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर क्या बनती है? यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 बनती है, क्योंकि जिस जगह पे कुछ ना लिखा हो वेरिएबल, क्योंकि किसी चीज की पावर 0 आंसर 1 आता है तो वो लिखा नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो पहले बच्चों ये अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है। अल्जब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं बच्चों? अल्जब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल्स के बिटवीन प्लस या माइनस की अलामत है। वेरिएबल्स के बिटवीन प्लस या माइनस की अलामत है। वेरिएबल्स के बिटवीन प्लस या माइनस की अलामत है, उसको अल्जब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब ऐसा अल्जब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहेंगे? जब ये देखो, ये भी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है। ए मतलब अल्जब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अल्जब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स के बिटवीन प्लस और माइनस की अलामत आ रही है। ये डेफिनेशन है अल्जब्रिक एक्सप्रेशन की। अब अगली चीज मैं चेक करना चाहता हूं क्या वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? पहली बात कि वो अल्जब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, और अगली चीज के उसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। अब यहां पे तो वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है सभी में, तो वो अल्जब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हुआ। तो यहां पे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो वो अल्जब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे पावर होल नंबर है, तो जैसे इस अल्जब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन। किसको बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें सिंपली ये होता है कि हमारे पास हम क्या लिखते हैं कि इसके शुरू में लिख देते हैं f ऑफ x। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाता है। अब फंक्शन f इज पॉलिनोमियल होगा इफ अगर f ऑफ x, यहां पे आगे सारे x लिखे हुए, मतलब यहां पे ये x है। ये बच्चों हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो चीज शो करवा रहा हूं, जो ये वेरिएबल है, ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है, लेकिन इसके जो ये वाले एलिमेंट्स लिखे हुए, मतलब an -1, a1, a0, बच्चों ये हमारे पास जो है कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स मतलब
मतलब इसको कांस्टेंट नंबर्स बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी रियल कांस्टेंट्स हो सकते हैं। तो मैंने बता दिया यहाँ पे रियल कांस्टेंट्स हैं। और बच्चों ये n जो होगा, n बेटा हमारे पास जो होगा यहाँ पे ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब वही बात होल नंबर। मैं भी बात कर रहा था ना कि n हमारे पास क्या होना चाहिए पोलिनोमियल में, होल नंबर होने चाहिए, या इसको दूसरा नाम इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। जाहिर बात है बच्चों, ये हमारे पास जो मैंने लिखे हैं 0 1 2 3 ये सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है ना, ये नेगेटिव इंटीजर तो नहीं ना है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसकी तरतीब अब कैसे लिखी है, अब n में से एक माइनस किया, n-1 छोटा आ जाएगा, फिर इस तरह और माइनस करेंगे n-2 अप टू सोन, लास्ट पे 1 और 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर स्टार्ट करना है, वही बात, जो एलिमेंट इधर लिखा है n वही इधर आएगा n, जो n-1 इधर लिखा है वही n-1 इधर आ जाएगा, जो 1 इधर लिखा है वही 1 इधर आ जाएगा, जो 0 इधर लिखा है वही 0 इधर आ जाएगा। तो इसको इस तरह आपने लिखना है। तो ये फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होगा। कब होगा, अगर यहाँ पे n जो है हमारे पास होल नंबर हो, और जो an-1 a1 और a0 हमारे पास बच्चों वो कांस्टेंट नंबर्स हों, जिसको रियल कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, मिसाल उसकी हमने लिख दी है यहाँ पे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x लिखा है। तो अब इसमें हैज डिग्री है, कितनी इसकी डिग्री है, x की पावर जितनी मैक्सिमम होगी वो उसकी डिग्री होगी 1 है। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इसमें वेरिएबल की पावर 0 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो वो मैक्सिमम डिग्री होगी, वो डिग्री होगी हमारे पास। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर 2 उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी डिग्री इस फंक्शन की क्या होगी, वो 2 होगी। इसकी कितनी होगी 3, इसकी डिग्री कितनी होगी 4। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रैशनल फंक्शन आ रहा है। रैशनल फंक्शन क्या है कि बेटा रैशनल फंक्शन इज अ कोशेंट और रेशो ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, रैशनल फंक्शन में बच्चों क्या होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन से ऊपर भी, बेटा इस बटे को हम रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो अब बट फ्रैक्शन से ऊपर भी और फ्रैक्शन से नीचे भी हमारे पास यहां पे क्या होना चाहिए बच्चों, हमारे पास पोलिनोमियल होने चाहिए। मतलब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना यहाँ पे, ऐसे सारा जनरल एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, और स्पेसिफिक एग्जांपल में देखें तो ऐसे 4x 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इस तरह, मतलब इस तरह के हमारे पास होने चाहिए फ्रैक्शन से ऊपर भी p ऑफ x की जगह पे और q ऑफ x की जगह पे नीचे भी। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है, तो तब उसको बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन में क्या करना है, फ्रैक्शन से ऊपर भी और फ्रैक्शन से नीचे भी पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखें वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल्स। अब एग्जांपल इसकी क्या है, फ्रैक्शन से ऊपर p ऑफ x कोई भी पोलिनोमियल लिख लिया, जैसे 2x लिख लिया, और नीचे भी कोई ना कोई पोलिनोमियल ऐसे आ गया। जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था बच्चों, ये जनरल एक्सप्रेशन था। जब डेफिनेशन लिखते हैं आपको पता है ये जनरल एक्सप्रेशन ही लिखना होता है, मतलब जिसमें सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन लफ्ज से वाज़ेह है कि आइडेंटिटी मतलब 1। ठीक है, अ फंक्शन f सच दैट r गोज टू r, ठीक है, ऑफ अ फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, मतलब अब यहां पे क्योंकि जो एलिमेंट पुट करना होता है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, जो आंसर बनता है वो रेंज होती है। ठीक है, अब यहां पे जो मर्जी एलिमेंट पुट करो x की जगह पे, ठीक है, तो वो आंसर भी वही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम जो जनरल फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और वो इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है x के। अब अगर x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं, तो y का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x की जगह पे 2 पुट करता हूं तो y का आंसर क्या आ जाएगा 2। x की जगह पे 3-1 पुट करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा y का -1। तो मतलब कहने का कि जो मर्जी नंबर यहां पुट करें तो आंसर वही आएगा जो पुट कर रहे हैं। ठीक है, जो पुट कर रहे हैं एलिमेंट ये वाले x के एलिमेंट वो सारे बच्चों डोमेन से आ रहे हैं, जो इस रियल नंबर से आ रहे हैं, और जो आंसर बन रहे हैं वो इस रियल नंबर से आ रहे हैं जो कि रेंज के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो पुट करो वही आंसर आ जाए, तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और उसका ग्राफ बच्चों कैसा होगा, बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, या इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये ग्राफ है इसका y इज इक्वल टू एक्स का। ओके,
अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो क्या होता है? अब ये भी फंक्शन की टाइप है। एक्सपोनेंशियल मतलब है कि पावर में कुछ ना कुछ वेरिएबल आ जाए। अब फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल होता है a की पावर x के, मतलब यहाँ पे a जो है बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा और a कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। यहाँ पे e लिखा है 2.718, ठीक है। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिख दिया ये e यहाँ पे कांस्टेंट था 2.718 की पावर x आ गई, या लिखता हूँ x इज इक्वल टू 3 की पावर x, या मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ये जो आ रहा है यहाँ पे नंबर, जो यहाँ पे नंबर वो 0 से बड़ा ही है ना। यहाँ पे a लिखा था ना जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे ये a को शो कर रहा है, ये भी a को शो कर रहा है। तो a मतलब यहाँ पे 3 है, वो ग्रेटर देन 0 है ना, और वो इक्वल टू 1 भी नहीं है। और यहाँ पे ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा ही है ना, ये भी, और ना इक्वल टू 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब नेक्स्ट है बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन किसको बोलते हैं? एक फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू log ax, वेयर हमारे पास जो है यहाँ पे y is equal to f of x which is equal to log ax where a greater than 0 और a not equal to 1 is called logarithmic function। बच्चों ये वैसे ही है जिस तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो उलट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ठीक है। मैं अभी आगे जाके डिटेल से बताऊंगा आपको ये भी बात, लेकिन यहां पे अपने ज़हन में रखना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू log ax। जो यहाँ पे a है बच्चों वो इसकी बेस में आएगा, log g के नीचे आएगा और x यहाँ पे आएगा, ऊपर करके लिखा जाएगा, ठीक है। और वही कंडीशन जो इधर थी, कंडीशन a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे भी वही कंडीशन लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए कि जो नंबर बेस में आएगा वो 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू 1 नहीं होगा, इस कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। और x जो होगा बच्चों वो ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। ये भी ज़हन में बात रखनी है, ठीक है। अब इसके लिए मैं बताता हूं आपको एग्जांपल इसकी लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैं कहता हूं बच्चों x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू log 10x, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख लें या फिर एक और इसको मतलब टाइप लॉग की है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू log ऑफ ex। इसको बच्चों लॉग की अगर बेस 10 लिखें इसको बोलते हैं बेस, मतलब जो a यहाँ पे लिखा जाता है उसको बेस बोलते हैं बेटा। अगर 10 लिखा जाए तो उसको बोलते हैं बेस 10 है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग, ठीक है। और इसको बोलते हैं जब e लिखा जाए तो इसको बोलते हैं बेटा इसकी बेस अगर e है तो उसको बोलते हैं बेस अगर e है तो उसके लिए बच्चों हमारे पास क्या होगा? नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक है। और इसको लिखने का एक और स्टाइल भी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ln(x)। मतलब ये जो बेटा इतनी चीज है log e जो है LOGE बेटा उसको हम ln से भी डिनोट करते हैं, ओके। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। जो कैलकुलस के अंदर बच्चों मोस्टली हम जो है वो इस चीज को यूज करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें जब भी कभी भी लिखा जाएगा ln तो इसका मतलब यही होगा log e। ज्यादातर कैलकुलस में नेचुरल लॉग यूज होता है, ये नहीं यूज करते, ठीक है। एनी हो अब बच्चों लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता होना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टीज जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। एक होती थी ऐसे लॉग अगर लिखा जाए बच्चों हमारे पास log a, ठीक है, m लिखा हो mn बच्चों, उसको अगर प्रोडक्ट में लिखा हो यहाँ पे लैदा करके लिख सकते हैं log a m लैदा हो जाएगा प्लस log ऑफ हमारे पास a n लैदा हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह लिख सकते हैं। या फिर पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों इसकी ये पढ़ी थी आपने कि अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन में लिखा हो m ओवर n तो बच्चों उसको माइनस में लिख देंगे log ऑफ a ऐसे ही, ठीक है, m माइनस log ऑफ a n, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि अगर हमारे पास जो है log ऑफ m की पावर n लिखी हो,
ठीक है, तो क्या होगा, जो पावर लिखी होगी बच्चों वो शुरू में आ जाएगी n, और log ऑफ am ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एक फोर्थ प्रॉपर्टी भी है लेकिन वो आपके यूज कम होती है, इस वजह से मैंने वो फोर्थ प्रॉपर्टी अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ये तीन आपकी ज्यादा कॉमन है, वो आपने ज़हन में रखनी है, ये रिमाइंड करवा दी मैंने आपको। उसके बाद बच्चों अब मैं आपको जरा बता दूं ग्राफिकली भी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये लिखा था ना कि कांस्टेंट नंबर की पावर हमारे पास वेरिएबल होनी चाहिए, y इज इक्वल टू ई एक्स लिखा हो। अब e का मतलब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 2.718, इसकी पावर क्या है x। ठीक है, अब इसका बच्चों ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, ये ऐसे मूव करेगा, मतलब पावर से ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना, पावर किसी चीज की बढ़ाएं तो बेटा वो चीज बढ़ती है। ठीक है ना, मतलब यहाँ 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4, तो वो चीज बढ़ती जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ 2.718 की पावर अगर मैं 1 लिखूं तो आंसर कुछ आएगा, फिर अगर मैं 2 लिख दूं तो आंसर बढ़ जाएगा, 3 लिखूं तो आंसर ऊपर को जाता जाएगा, 4 लिखूं ऊपर जाता जाएगा, 5 लिखूं यहाँ पे और ऊपर बढ़ता जाएगा आंसर, मतलब आंसर ये बढ़ता जाएगा ना। तो इस वजह से मैं लिख सकता हूं कि इसका ग्राफ ऐसे होगा, -4 से शुरू होता है ऐसे। ठीक है, मतलब -4 से शुरू नहीं, मतलब ये ऐसे पीछे को चलता रहता है, ऐसे पीछे को। ये 1 से, जो इंपॉर्टेंट चीज में रखने वाली है, 1 से कट होता है फिर ऊपर को ऐसे जाता है। ठीक है जी, और जो हमारे पास बेटा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो बेस जो कॉमन लॉगरिथम वाला, उसके लिए जो उसका ग्राफ है वो ऐसे नीचे से शुरू होता है, ऐसे नीचे चलता जाता है, ऐसे शुरू होके वो एक्स एक्सिस पे 1 पे कट होता है और फिर ऐसे ही सीधा जाके जब 10 आता है ना तो तब जाके ये 1 और ये 10 जाके तकरीबन आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब x पे 1, y पे 1 और x पे 10, मतलब यहां पे कह सकते हो आप, ये जो पॉइंट है शो करेगा x पे 10,1। ठीक है, तो ये बेस 10 के लिए, जिसे हम कॉमन लॉ कहते हैं, उसके लिए ग्राफ ये है, 1 से कट होता है और जाके ये एक दूसरा पॉइंट उसका यहां जाके लगता है। लेकिन जब नेचुरल लॉ की बात करें, ई वाले की, जिसको 2.178 कहते हैं ई को, बेटा उसके लिए क्या होगा, वो ही मतलब ऐसे स्टार्ट होगा नीचे से और 1 से कट होगा, लेकिन बच्चों वो 1 से जब कट होने के बाद जब यहां पे आएगा ना 1 के सामने, तो ये ऐसे ऊपर को जाता जाएगा ग्राफ। जो कॉमन लॉ का ग्राफ था वो बच्चों सीधा जाएगा 1 के ऐसे चलता जाएगा, आहिस्ता तो ऊपर बढ़ेगा जाके, लेकिन इसमें क्या है, वो 1 से कट होने के बाद फौरन से 1 से ऊपर शूट कर जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क था ग्राफिकली। ये कॉमन लॉ के लिए ग्राफ है, ये नेचुरल लॉ के लिए, और ये एक्सपोनेंशियल के लिए। ठीक है, अब जनरल एक चीज नोट करें बेटा, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है ऐसे ऊपर को चढ़ रहा है, अप हो रहा है, लेकिन ये जो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया और जो नेचुरल हो गया, दोनों के ग्राफ ऐसे नीचे से जा रहे हैं। वो इधर से जा रहा है ऊपर को, ये नीचे से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके दोनों सा ग्राफिकली थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है बेटा, ये आपने पढ़ा हुआ है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जिसमें से आपने पढ़े हुए, जैसे पहला आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा आपने बच्चों पढ़ा था y इज इक्वल टू कॉज एक्स, थर्ड आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू टेन एक्स, और उन्हीं का उल्ट होता है फोर्थ पे y इज इक्वल टू हमारे पास आता है कोसिकेंट एक्स, जो कि साइन का उलट होता है। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू कॉस का उलट जो होता है वो सीकेंट एक्स होता है, और ये 6 नंबर पे जो tan का उलट होता है वो होता है कॉट ऑफ एक्स। ओके, ये 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने बच्चों पढ़े हुए थे। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो आपको बता देता हूं। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अज्यूम द वैल्यू 0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, मतलब कहने का बच्चों, यहां पे लिखते थे ना वैसे, y इज इक्वल टू 0 की पावर, यहां पे x लिखा होता है, जैसे यहां पे लिखा था, बेसिकली जनरल ये था डेफिनेशन, y इज इक्वल टू a की पावर x था। ठीक है ना, अब डेफिनेशन अगर आप देखें तो हमने पढ़ा था कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। यही बात मैंने कही थी ना आपको बच्चों, कि a इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन a इक्वल टू बच्चों यहां पे 1 के, सॉरी यहां पे 0 लिख दिया, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। अब बच्चों वो बात ये कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अज्यूम द वैल्यू 0, कि हम जो है
यहां पे और x ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ये तीन कंडीशंस बच्चों हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अप्लाई होती हैं। y इज इक्वल टू ए की पावर x, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन बच्चों इस पॉइंट में वो ये कह रहा है कि एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अज्यूम द वैल्यू 0। मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पे y की जगह पे आप अज्यूम 0 नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा एक और बात बता दूं आपको कि बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लॉगरिथमिक फंक्शन में जा सकते हैं। कैसे बच्चों? इसको कैसे लिखते हैं? देखो लॉग लिखेंगे हम। अब जो a होता है ना ये बेटा ये बेस होता है, ये a नीचे को ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन ये पावर x वाली जो x जो a की पावर थी वो इधर आ जाएगी और जो y था वो उधर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हम लॉग एक्सपोनेंशियल से लॉग में जाते हैं। या अगर लॉग से एक्सपोनेंशियल में आना है तो वही करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, x उधर आ जाएगा और y उधर चला जाएगा। ठीक है, अब ये इसकी कन्वर्जन है। ठीक है जी, एक बात क्लियर। दूसरे नंबर पर बच्चों के अब y पे 0, अगर यहां पे 0 लगा दें, जैसे मैंने शुरू में बोला, अगर यहां पे 0 आ जाए तो बच्चों आप चेक करें कैलकुलेटर पे जरा, या वैसे सॉल्व करके देखें तो बच्चों ये सॉल्व नहीं होता, मैथ एरर आ जाता है। कि लॉग आप लें 0 का तो बच्चों वो क्या आएगा? मैथ एरर, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसने ये पॉइंट में हमने लिखा कि एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अज्यूम द वैल्यू 0। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कि जो लॉग फंक्शन होता है ना वो इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। वही बात जो भी बता दी है कि एक्सपोनेंशियल से लॉग में और लॉग से एक्सपोनेंशियल में। A function f is called algebraic if it can be expressed in terms of some difference, product, quotient, power or roots of the polynomial function। वही जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि हम algebraic फंक्शन किसको कहते हैं कि हम वेरिएबल्स के बिटवीन प्लस लगा दें या माइनस लगा दें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं algebraic फंक्शन। ठीक है, उसने वही लिख दिया कि इन टर्म्स ऑफ सम में लिख दें, डिफरेंस में लिख दें, या इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख दें। ठीक है, कोशेंट में लिख दें, मतलब इसको बटा लगा दो 5। ठीक है, या पावर में लिख दें तो उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन को, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं कि जिसमें वेरिएबल्स के बिटवीन प्लस माइनस वगैरह आ जाए, या प्रोडक्ट आ जाए, या डिवीजन आ जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। किसको बोलते हैं कि फंक्शन ट्रांसीडेंटल उस वक्त होगा जब वो अलजेब्रिक नहीं होता। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन में जैसे लिखा हो साइन एक्स प्लस 5, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए या इनवर्स फंक्शन आ जाए तो उस वक्त हम उसको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर आल्सो ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ठीक है, अभी जो अलजेब्रिक फंक्शन बात की है डेफिनेशन में वही बात कर रहे हैं ना, फंक्शन डेट आर नॉट अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक में सिर्फ यही होती हैं तीन चीजें, ये चीजें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, पावर, ये चीजें आए तो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। और अगर इनके साथ कोई साइन आ जाए या लॉग आ जाए या इनवर्स फंक्शन आ जाए तो वो तब जाके वो ट्रांसीडेंटल बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है बच्चों ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है। ब्रैकेट फंक्शन का बेटा दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बेटा कुछ बुक्स में जब डिफाइन करते हैं ब्रैकेट फंक्शन को या फ्लोर फंक्शन को तो वो बताते हैं पहले कि एफ सच दैट आर गोज टू आर, मतलब वो रियल नंबर टू रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं यहां पे जो है वो आर गोज टू जेड पे डिफाइन करने लगा हूं, ये ज्यादा इजी है, मतलब इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। लेट एफ सच डेट आर गोज टू जेड। अब जेड बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, जेड बच्चों हमारे पास इंटीजर्स हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, एफ सच डेट आर गोज टू जेड बी डिफाइंड बाय। ठीक है, यहाँ पे डोमेन जो होगी वो रियल से आएगी और आंसर जो बनेगा वो जेड से बनेगा, मतलब इन नंबर से बन सकता है। ठीक है, अच्छा अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको ब्रैकेट डाल देंगे ऐसे। ठीक है, एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, मतलब इससे भी डिफाइन करेंगे, मतलब आएगा जितने भी एलिमेंट्स यहां पे पुट करेंगे वो इससे आएंगे रियल नंबर से। वेयर एक्स ब्रैकेट जो होता है ना वो डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। मतलब कहने का कि स्टूडेंट्स जो
ब्रैकेट फंक्शन होता है ना, वो उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। मिसाल के तौर पर जैसे मैं बताता हूं आपको, अब 0.3 है, कहा जाता है जी बताएं 0.3 क्या होगा। मतलब ये हमें जब ये ब्रैकेट से लिखी हुई है ना, तो मुझे फौरन समझ आनी चाहिए कि ये ब्रैकेट फंक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या थी? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। अब यहां पे बच्चों इसका मतलब क्या है? एक्स है, जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे ही है ना। तो अब देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है। इंटीजर किसे कहते हैं? ये सामने लिखे हुए हैं, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, यही है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है जो कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो ये नंबर रियल लाइन पे आता किधर है? देखो ये 0 है, ये 1 है, ये पे 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, अब यहां पे 0.3 है। उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है जो कि इससे बड़ा ना हो। यही कहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। एक्स क्या है यहां पे? 0.3। तो 0.3 से बड़ा इंटीजर आपने नहीं लिखना, लेकिन वो क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। तो वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, मतलब बेटा समझ आई इसकी बात की? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, मतलब बड़े से बड़ा इंटीजर होना चाहिए। 0.3 जो हमारे पास एक्स है, ठीक है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए 0.3 से। तो 0.3 से बड़ा इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो 0.3 से पीछे कौन सा इंटीजर आता है? वो 0 आता है, लिख दिया। अब इसी तरह कहा जाता है 2.9, इसका ब्रैकेट फंक्शन बताएं, इसका क्या आंसर आएगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमने लिखना है, इसको समझना पहले, ये एक्स है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे बड़ा ना हो, तो 2.9 से बड़ा इंटीजर तो आता है 3। उसने कहा वो नहीं होना चाहिए, तो इससे पीछे वाला क्या होगा? 2 होगा। ठीक है बच्चों, देखो ना यहां पे बात, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये था यहां पे जाके 2, यहां पे आता है बच्चों 2.9 और यहां पे आता है 3। ठीक है, अब उसने कहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 2.9, बड़े से बड़ा इंटीजर लिखना है, 2.9 से कम वो छोटा होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा इंटीजर लिखना है, लेकिन वो 2.9 से छोटा होना चाहिए। वो कौन सा है? 2 है। इसी तरह वो कहता है जी 3.1 है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ब्रैकेट फंक्शन को जारी बात फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, और फ्लोर फंक्शन को जो डिनोट करते हैं ना, वो ऐसे फ्लोर, मतलब नीचे को डाल देते हैं ऐसे, ऊपर से ब्रैकेट काट देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, और ये ब्रैकेट फंक्शन ही होता है। तो इसके मतलब यही है, 3.a का बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस। तो अब देखना है 3.1 से बड़ा इंटीजर बताना है, लेकिन वो 3.1 से बड़ा ना हो, तो पीछे कौन आता है? फिर वो 3 ही आता है ना। अब देखो यहां पे -1.9 है। अब देखो यहां पे पहले देखो, ये 0 है। ठीक है, यहां पे ये बच्चों 1 है, यहां पे जाके आता है 2, और 2 से पीछे हमारे पास क्या आता है? 2 से पीछे हमारे पास क्या आता है बच्चों? 2 से पीछे हमारे पास क्या आता है? यहां पे -1.9, ये माइनस है, ये माइनस है, आगे जाके ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, अब बच्चों यहां पे -1.9 जो है, उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस। अब पहले देखें -1.9 से बड़ा इंटीजर कौन सा है? वो है -1। ठीक है, छोटा इंटीजर क्या है? -2। ठीक है, अब देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि नॉट ग्रेटर देन दिस हो, तो वो क्या होगा? -1। समझ आई बात की? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा हमारे पास बच्चों? -1 होगा। अब इसको हमने इस तरह बता दिए कि 0 से लेके 1 तक हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, मतलब 0 बीच में शामिल है। ठीक है, तो मतलब
1 आ जाए, 0.2 आ जाए, 0.3, 0.4, 0.5, मतलब 0.9 तक कोई भी नंबर आ जाए तो उसके लिए ब्रैकेट फंक्शन या लेके 2 तक जो नंबर है, ठीक है, इनके बिटवीन हमारे पास जो है 1 बीच में शामिल है, ठीक है। इनके बिटवीन कोई भी नंबर आ जाए उसका आंसर 1 नहीं होगा। 2 से लेकर 3 के बिटवीन कोई भी नंबर आ जाए उसका आंसर 2 ही होगा, ब्रैकेट फंक्शन में या फ्लोर फंक्शन में। इसी तरह इधर है कि -1 से लेकर 0 तक, तो वो -1 नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों, तो स्टूडेंट्स ग्राफिकली देखें हम अगर ब्रैकेट फंक्शन को या फ्लोर फंक्शन को, तो वो कैसे होगा। जिस तरह मैंने बताया था कि यहां पे 0 से लेके 1 तक जो इंटरवल है इसमें 0 शामिल है। कोई भी नंबर आ जाए तो उसके लिए ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। बेटा गौर से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, आप देखें जरा, देखें यहां पे 0 है, यहां पे 1 है। बच्चों यहां पे 0.1 है, 0.2, 0.3 अप टू सोन यहां पे 0.9, ठीक है। अब अगर लिखा जाता है ऐसे कि 0.2 पे ब्रैकेट फंक्शन बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब बेटा डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, यही पढ़ा है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे बड़ा ना हो तो वो क्या होगा, 0 और 1 है ना बेसिकली, तो वो क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से अगर कहा जाए कि 0.3 है, बताया जाए कि 0.3 जो है इसका ब्रैकेट फंक्शन बताएं या फ्लोर फंक्शन बताएं, तो बच्चों आप बताओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, तो वो क्या होगा हमारे पास, 0.3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन x, 0.3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा बच्चों हमारे पास, वो 0 होगा, ठीक है। इसी तरह 0.9 लिखा जाए कि इसका ब्रैकेट फंक्शन बताएं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, बड़े से बड़ा इंटीजर लिखना है जो कि इससे बड़ा ना हो, तो वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो मतलब 0 से लेके 1 तक जितने भी लिखे हैं आप ब्रैकेट फंक्शन के लिए, तो उसका आंसर 0 ही होगा, लेकिन 1 शामिल नहीं हो, बीच में होगा। अगर इस इंटरवल में देखें तो 1 नहीं होगा, अगर इस इंटरवल में देखें तो 2 होगा, अगर इस तरह देखें इस इंटरवल में तो वो -1 होगा, अगर इस इंटरवल में देखा तो वो -2 होगा, ओके। अब बच्चों मैं बता रहा हूं ग्राफिकली आपको कि ग्राफिकली 0 से लेके अगर 1 तक है तो 1 बीच में शामिल नहीं है, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे। उसके लिए बच्चों हमारे पास ये होगा, 0 से लेके 1 तक सर्कल लगा दिया ना, मतलब 1 शामिल नहीं है। को पता है अगर सर्कल को बंद कर दें तो बीच में शामिल होता है, अगर सर्कल ओपन रखें तो शामिल नहीं होता। इसी तरह नेक्स्ट है, जब 1 से लेके 2 तक जाना है तो हमारे पास 2 बीच में शामिल नहीं है, तो वो इसको ओपन कर दिया। इसी तरह 2 से लेके 3 तक जाना है तो 3 बीच में शामिल नहीं है। इसी तरह नीचे को है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। फ्लोर फंक्शन की बेटा अगर बात की जाए तो फ्लोर फंक्शन में बच्चों क्या होता है, फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन एक ही बात है, लेकिन जस्ट नोटेशन डिफरेंट है। फ्लोर जारी बात है नीचे होता है, तो उस वजह से उसकी जो कर्ल बताई गई है वो नीचे को बताई गई है, ऊपर नहीं बताई गई, ठीक है। तो 3.1 है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, जो इससे बड़ा ना हो, तो वो क्या होगा, 3 होगा। देखो ना, 3 शरिया 1 से बड़ा इंटीजर जो ना हो वो लिखना है, तो वो क्या होगा, बड़े से बड़ा लिखना है, लेकिन जो 3 शरिया 1 से बड़ा ना हो तो वो 3 होगा, ठीक है। अगर -1.9 है बच्चों, ये -1.9 है, देखें यहां पे ये हमारे पास -1 है, ये -2 है, ये यहां पे है -1.9, ठीक है। अब उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, बड़े से। लिंक फंक्शन किसको बोलते हैं बेटा, ये भी वैसे ही है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले डिफाइन किया, लेट एफ सच दैट आर गोज टू जेड, रियल नंबर से हमने जेड पे जाना है, मतलब इंटीजर्स पे जाना है। बी डिफाइंड एज, अब सीलिंग है क्योंकि छत है, तो सीलिंग के लिए जो है वो ऊपर को कर्ल होंगे, नीचे को नहीं होगी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब इसके लिए क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं लीस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स। उसमें था ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, यहां पे लीस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन एक्स, ठीक है। वहां पे हम
जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बताते थे। जैसे 3.1 है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 से, जो कि 3.1 से बड़ा ना हो, तो वो 3 था। ठीक है, और अगर इसी को सीलिंग में बताना हो, ठीक है, तो हम बताएंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन दिस, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो 4 हो जाएगा। देखो आप जरा यहां पे, जैसे यहां पे लिखा है मैंने, यहां पे 0.3 है, ये सीलिंग फंक्शन में बताना है आपने। तो हम देखेंगे 0.3 को बच्चों, यहां पे ये अगर हमारे पास 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 0.3 है, ठीक है। अब लीस्ट इंटीजर, छोटे से छोटा, पहले बताएं जी, यहां पे पहले मैं बात करता हूं आपसे ब्रैकेट फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा यहां पे, वो बेटा 0.3 का वो होगा 0, ठीक है, ये ब्रैकेट फंक्शन के लिए हो गया। लेकिन अगर क्या जी सीलिंग फंक्शन बताना है, उसके लिए सीलिंग छत भी होती है 0.3 ऐसे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो बेटा 1 होगा। लीस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन दिस, वो कहता है छोटे से छोटा इंटीजर लिखना है जो कि 0.3 से छोटा ना हो, तो वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इंटीजर 0 और 1 नहीं होते ना इनके बिटवीन, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने यहां पे इसके 1 लिख दिया। इसी तरह से देखेंगे 2.9 है, तो उसके लिए हमारे पास लीस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, वो हमारे पास 3 होगा। -0.1 के लिए क्या होगा, इसको चेक कर लें आप। देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास ये अगर 1 है माइनस का, ये हमारे पास अगर 2 है -2 का, यहां पे अगर मैं कहता हूं -1.9 है, तो पहले देखिए आप, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है बच्चों, -1 बड़ा है, ठीक है, -2 छोटा है। ठीक है जी, अब हमने बात करनी है कि लीस्ट इंटीजर -1.9 से लीस्ट इंटीजर लिखना है जो कि इससे छोटा ना हो, इससे छोटा ना हो, तो वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, इंटीजर, तो ये आ गया -1, तो फ्लोर सीलिंग फंक्शन ये -1 होगा -1.9 के लिए। तो इसमें डिफाइन किया हुआ एग्जांपल कि 0 से लेके 1 तक अगर इंटरवल हो तो वहां पे 1 होगा, 1 से लेके 2 तक इंटरवल हो तो 2 होगा, 2 से लेके 3 तक हो तो 3 होगा, लेकिन इसमें 1, 2 और 3 बीच में शामिल है। ठीक है, इंटरवल के लिए बता रहा हूं कि 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर आ जाए तो उसके लिए सीलिंग फंक्शन जो होगा वो 1 ही होगा, 1 से लेके 2 तक कोई भी सीलिंग फंक्शन आ जाए उसके लिए 2 ही होगा। ठीक है, इसी तरह बाकी है। ऐसे नेगेटिव में -1 से लेके 0 तक कोई भी इंटरवल में सीलिंग फंक्शन के लिए पूछा जाए तो हमारे पास उसका आंसर 0 ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये अगर हमारे पास 0 है, ये इधर हमारे पास -1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा है -0.1, यहाँ लिखा है -0.2, ऐसे अप टू सो ऑन -0.9, यहाँ पे लिखा है -0.5। अगर पूछा जाए जी सीलिंग फंक्शन बताएं -0.2 का सीलिंग फंक्शन बताएं, तो उसके लिए क्या होगा, हम देखें डेफिनेशन ये है कि ये हमारे पास इंटीजर है बस यहाँ पे। ठीक है, अब इन बिटवीन सारे नंबर्स के लिए -0.2 के लिए सीलिंग फंक्शन पूछा जाए तो डेफिनेशन क्या है कि लीस्ट इंटीजर लिखना है जो कि इससे छोटा ना हो। अब इससे छोटा -0.2 से छोटा ना हो, तो -0.2 से छोटा कौन है, छोटा पहली बात देखिए कि 0 में से 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, 0 बड़ा है। ठीक है, अब -0.2 के लिए सीलिंग फंक्शन क्या होगा, लीस्ट इंटीजर नॉट स्मॉलर देन दिस। ठीक है, तो वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा जाए जी -0.9 के लिए क्या है, तो उसके लिए क्या होगा, वो 0 होगा। -0.8 के लिए पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, सीलिंग फंक्शन 0 होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा कि 0 की तरफ ओपन होगा, ऐसे इधर को ओपन होगा, उसमें क्या था, इधर को ओपन था। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलता हूं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमने क्या कहा गया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए बच्चों, 2.3 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 to 10। वो कहता है कि सीलिंग फंक्शन बताएं और ब्रैकेट फंक्शन बताएं या फ्लोर फंक्शन बताएं और फाइंड देयर वैल्यूज बताएं। सबसे पहले बताना है कि क्या ये सीलिंग फंक्शन है या फ्लोर फंक्शन है। बटा छत जिसकी तरफ छत ऊपर फ्लोर पे ही होती, सीलिंग पे होती है ना, तो उस वजह से इसको बता दिया सीलिंग। अगर नीचे को कर लो तो फिर बताना था ब्रैकेट फंक्शन। अब देखना है कि सीलिंग फंक्शन में इसका सीलिंग फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सीलिंग फंक्शन में क्या होता है, लीस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस।
ठीक है। तो इंटीजर की बात कर रहे हैं तो बेटा ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। अब यहां पे 3.7 आता है, ठीक है। अब 3.7 से बच्चों हमारे पास छोटे से छोटा इंटीजर जो कि 3.7 से छोटा ना हो, तो वो क्या होगा, 4 होगा इंटीजर, क्योंकि 3 और 4 इंटीजर आते हैं ना इतने भी बिटवीन, तो लिख दिया 4। अगर इसी का बताना हो फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन तो वो क्या होगा, 3, ठीक है। ब्रैकेट फंक्शन पूछा जाए अगर बताना पड़े इसका तो, या फ्लोर, तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन के लिए वैल्यू इसकी सॉरी 3 होगी, ठीक है जी। जो फ्लोर फंक्शन या ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू होती है वो छोटी होती है, सीलिंग फंक्शन की वैल्यू बड़ी होती है। छत ऊपर होती है वो बड़ी, ज़हन में रख लें आप, दूसरे की छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह फ्लोर फंक्शन के लिए बेटा वैल्यू देखनी है तो बेटा वो क्या होगी, हमारे पास वो छोटी वैल्यू होगी। जैसे ये लिखो ना 2 लिखा हुआ है, ये अगर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2.1 आता है, 1 तो अब फ्लोर फंक्शन बताना है तो ये फ्लोर फंक्शन है क्योंकि फ्लोर नीचे है, ठीक है। पहली बात ये फ्लोर फंक्शन हो गया। तो फ्लोर फंक्शन में बेटा वैल्यू छोटी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, तो वो क्या होगा 2। अगर इसी का बताना पड़े आपको ब्रैक सीलिंग फंक्शन तो वो इसमें वैल्यू बड़ी होगी, तो वो क्या होगा 3 होगा। सीलिंग में 3, फ्लोर में 2। इसी तरह से यहाँ पे ये पूछता है कौन सा है, ये सीलिंग भी है, पहला सीलिंग, ये दूसरा फ्लोर, दोनों सीलिंग एंड फ्लोर। तो अब सीलिंग में इसका आंसर क्या आएगा 3 और फ्लोर में इसका आंसर आएगा -3, तो सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसमें कहा जाए तो ये कौन सा है, ये फ्लोर फंक्शन है। तो अब इसको तो एज इट इज लिख लिया, इसको सॉल्व करके 1.41 लिख लिया। अब दोनों को जमा करेंगे तो ये आ गया, तो इसका फ्लोर फंक्शन क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों वो कहता है कि बताएं जी इसका इन्वर्स फंक्शन बताएं। 17 से 19 वो कहता है क्वेश्चन में इन्वर्स फंक्शन बताना है, तो ये फंक्शन लिखा हुआ इसका इन्वर्स बताना है। सिंपली बेटा जब इन्वर्स बताना हो तो इनको उलट कर देना, ठीक है। 2 उधर 1 इधर, 4 उधर 2 इधर, 3 उधर 3 उधर, 1 उधर 1 4 इधर, ठीक है। मतलब जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। यहाँ पे ये डोमेन थी, ये भी डोमेन थी, ठीक है। ये भी डोमेन थी, ये भी डोमेन थी, ठीक है। और ये थी हमारे पास रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ये रेंज, ठीक है। जब इन्वर्स में लिखा तो रेंज डोमेन बन गई, डोमेन रेंज बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, वो कहता है बताएं जी इनवर्स x बताएं और इनवर्स -1 बताएं। तो पहले हमने लिखा y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहां से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, 3 उधर चला गया -3, तो मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमने बताना है f इनवर्स x। तो बच्चों अब यहाँ पे मेरे पास आपने पढ़ी हुई है y इज इक्वल टू f ऑफ x और f उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y बन जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू लिखनी है f इनवर्स y, मतलब f इनवर्स, अब देखो x की वैल्यू लिखी f इनवर्स y, ठीक है। तो अब यहाँ पे y है, यहाँ पे y है। अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पे मैंने क्योंकि मुझे x में चाहिए तो मैं x y विद x करता हूँ, ठीक है। तो y को x के साथ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहली चीज फाइंड हो गई। अब दूसरी चीज फाइंड करनी है -1 के साथ। अब यहाँ पे -1 पुट करूंगा, x की जगह पे -1 पुट किया तो यहाँ पे -1 आ गया, तो सॉल्व किया तो -4/2, सॉल्व किया तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल ली। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।